हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। मैं गाइस आपको बता दूं कि मैं हर एक स्टेप आपको बताने वाला हूं इस बार, क्योंकि एनटीए ने काफी बड़े चेंजेस कर दिए हैं फॉर्म फिलिंग में। इस बार डिजी लॉकर का यूज किया जा रहा है फॉर्म फिलिंग में। आपसे अपार आईडी मांगी जा रही है, इसके अलावा एक लाइव फोटो भी कैप्चर करवाई जा रही है। तो कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा, फीस पेमेंट तक आपको लेकर के चलूंगा कि किस तरीके से आपको फी पेमेंट करनी है। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सारे प्रोसेस में आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप करते हुए। अगर आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले करना है क्या है, आपको आना है इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म फिलिंग की। इसी पे आना है आपको नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिंक रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक किया, हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको बटन दिख जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। आपने पहले अगर दिसंबर में एग्जाम दिया हुआ है या उससे पहले भी कभी एग्जाम में अपीयर किया है तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जून के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहीं से करना है। इसके अलावा लॉगिन उनको करना है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया था एक दो दिन पहले, लेकिन वो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब वो लॉगिन करके आगे फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो जून 2026 का। तो चलिए गाइस, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो गई है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, फिर फी पेमेंट करनी है। इस तरीके से स्टेप्स हैं। इनको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है सभी को, जनरल की फीस 1150 लगेगी, ओबीसी के 600 रुपए और SC ST सबकी 325 रुपए लगने वाली है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए गाइस, हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे आप इस वाले पेज पे आएंगे तो डिजी लॉकर, अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। आप दो चीजें होंगी, अगर आपके पहले से अकाउंट है तो आप सिंपली लॉगिन करिए, और अगर आपका अकाउंट नहीं है दूसरे दूसरे केस में तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब डिजी लॉकर आपने पहले कभी क्रिएट नहीं किया है इस पे अकाउंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा साइन अप वाले बटन पे। साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा डिजी लॉकर पे जाकर के। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको दोबारा से लॉगिन करना है। सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने मोबाइल नंबर से अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। यूजर नेम या पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आधार पे क्लिक करेंगे तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ओटीपी आएगा आधार वाले नंबर से जो आपका लिंक होगा, उसको डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका डिजिलॉकर पे अकाउंट नहीं है तो डरने घबराने की बात नहीं है। साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। और गाइस देखो, डिजिलॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गाइस वीडियो बना रखी है कि डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करें। तो डरने घबराने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो छोटा सा ही 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, आपका जल्दी से जल्दी जो है डिजी लॉकर अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो गाइस, इसमें मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो वैसे देखिए हमने अब लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से डॉक्यूमेंट शो करेगा कि भाई आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर करने हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट का बटन आएगा, इसमें कोई एक आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी डिटेल सही है, मतलब जिसमें आपका नेम सही है, फादर नेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो वाला डॉक्यूमेंट शेयर करना है। जरूरी नहीं कि आप आधार कार्ड ही शेयर करें, आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अलाउ करेंगे तो वो वाला डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। वैसे प्रेफरेबल तो ये कि आधार कार्ड ही शेयर करें, बिकॉज आगे जब JRF अगर आपको मिलेगा तो कोई इशू नहीं आएगा। वैसे इशू आना भी नहीं चाहिए, अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। जब आपको JRF मिलेगा तब अपना आधार लगा देना, तब अपना अपडेट करवा लो आधार कार्ड, कोई दिक्कत है तो, है ना। तो यहाँ पर कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट दे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। सब पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया है, तभी डरने घबराने की बात नहीं है। या फिर एक पे क्लिक करके भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो हम आधार पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने आधार पे क्लिक किया और अलाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बस आपकी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगी और हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं हम। ओके, तो वैसे देखिए, अब जो आपकी डिटेल्स हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, आधार के थ्रू वेरिफिकेशन हो चुका है। अब वैसे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि जो आपका कैंडिडेट नेम है वो ऑटोमेटिक फिल होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ये अभी पिछले पेज पर ही आपने डिजी लॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है वो दी हैं, इस वजह से यहाँ पर पहले से आपकी जो डिटेल है वो फिल होकर आ चुकी हैं। आपका नेम, आपके फादर का नेम, मदर नेम आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी डली हुई है, आपका जेंडर पहले से डाला हुआ है। यहाँ पर कंफर्म डेट कंफर्म आपको करनी पड़ती है सारी पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ वही है दोबारा से। तो इन चीज़ों को आप चेक कर लेना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मैं चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर पे आपका आधार या जो भी आपने डॉक्यूमेंट यूज किया है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो चेक किया जाएगा, ना कि आपका 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। आप कोशिश करिए कि जो आपका नाम है वो आधार कार्ड या फिर आपके जो भी आपने डिटेल्स दी हैं, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करें। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीमाइस नंबर डालना है, मतलब हाउस नंबर डालना है। सपोज करो आपका घर है 1/303,
है ना, अशोकनगर इस तरीके से आपका घर है, तो 1/300 जो 3 है वो है आपका प्रीमाइस नंबर यानी कि हाउस नंबर। अशोकनगर आ जाएगा आपका लोकेलिटी, फिर कंट्री में इंडिया आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यूपी, दिल्ली, जहाँ भी आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट आपकी जिस जिले में आप रहते हो, और पिन कोड जो आपके एरिया का पिन कोड यानी कि जो आपका अशोकनगर का पिन कोड है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो अपने पासवर्ड क्रिएट करने के समय ध्यान रखिए कि मिनिमम 8 कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर हो। इससे ज्यादा मतलब 8 तो मिनिमम कैरेक्टर होने ही चाहिए, और 13 से ज्यादा कैरेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर आप रख लीजिए। आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल दूं मैं, अंजलि, अंजलि, ठीक है, ए कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल लेटर हो गए, और आगे आप लिख दो 212 और @ इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर लो। मतलब यहाँ पे एक कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, नंबर भी हो गया, और एक @ या फिर डॉलर, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया। इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करोगे, एक ही बार में पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। वही सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, और पासवर्ड को किसी कॉपी में लिख लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी फिर। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन, तो कोई भी एक, जैसे फेवरेट कलर पूछेगा आपसे, तो फेवरेट कलर में आप अपने यहाँ पे फेवरेट कलर का नाम लिख दो। वो इसलिए होता है ताकि फ्यूचर में अगर पासवर्ड भूल जाओ तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज करके आप उस पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हो। एक बार आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत मुश्किल हो। जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपसे यहाँ पर रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए कि आपका नेम सही है, आपका जेंडर सही है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा। आप अपने एड्रेस को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर गाइस देखो, जो भी एड्रेस आपने भरा है इस बात को ध्यान में रख करके ही भरना है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो ये मत बोलना कि सर हमने हमने एड्रेस तो दिल्ली का दे दिया लेकिन मुझे मुंबई में सेंटर चाहिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने दिल्ली का अपना एड्रेस दिया है तो एग्जाम सेंटर भी आपको दिल्ली में ही दिए जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस कभी वेरीफाई नहीं किया जाता है एनटीए के द्वारा, तो अगर आप आधार के से हट के थोड़ा सा एड्रेस देना चाहते हो, कोई टेम्परेरी एड्रेस देना चाहते हो, दीदी दीदी का, जीजा जी का, किसी का, चाचा वाचा का, तो आप उसका एड्रेस भी दे सकते हो। एड्रेस कभी वेरीफाई यहाँ पे नहीं किया जाता इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बार रिव्यू कर लेना है कंप्लीट डिटेल्स को, और यहाँ पर ये बॉक्सेस दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट बॉक्स होगा, इस पर क्लिक करना है। इन सभी बॉक्सेस पे क्लिक करने का मतलब है कि हमने डिटेल्स चेक कर ली है। डिटेल्स चेक करने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पे अब आपको ये शो किया जा रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करनी है, बस इतने ही 2 काम बचे हैं। अब हमें ये करना है। अच्छा गाइस देखो, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो स्टार्टिंग में हमारा वेरीफाई हो चुका था क्योंकि उसी पे ओटीपी आया था, लेकिन हमने अभी तक ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करवाया है। तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करिए, ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ईमेल आईडी के नीचे जो है कैप्चा कोड दिखेगा, वहां आप कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ेंगे तो एक ओटीपी का आपको ऑप्शन दिखेगा, उसको डाल करके आप अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाई अपनी ओटीपी, इसको ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवा लें। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा इसी वाले पेज को, जो अभी हमने ये वाला पेज है ना, इसी पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ यहीं पर इसी जगह पर, इसी पेज पर ही नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म। इसी पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है, तभी फॉर्म जो है आपका आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो चलिएगा हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे आप आगे वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि आपने जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो भर दी है, बाकी चीजें इनकम्प्लीट, तो हम एक एक करके सबको फिल करने वाले हैं। इसी पेज को आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से पर्सनल डिटेल्स, इसी पे क्लिक करके हम फॉर्म को आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, पर्सनल डिटेल्स में हमें कैंडिडेट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर वेंडर जो भी है, नेशनैलिटी इंडिया आ जाएगा। कैटेगरी अगर आप जनरल है तो जनरल फिल करेंगे। अगर आप SC ST जो आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इस बार जो है आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, है ना। अगर आप डायबिटिक है, डायबिटिक का मतलब है कि आपको डायबिटीज है, अगर आप यस कर देंगे तो फिर आपको शुगर हो गया, आपका बिस्किट हो गया, या जो भी इश्यू है वो आपको ले जाना अलाउ करेंगे, बनाना वगैरह, नहीं तो फिर आपको ले जाना अलाउ नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अपनी एनुअल इनकम फादर की लिखनी है, जितनी भी है वो आप मेंशन कर दीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब है कि अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे वो, अगर नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे का प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन के बेसिस पे फिल कर रहे हो फॉर्म ये वाला, तो फिर यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है देखो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर रहे हो फिर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड कर लेना है। कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर और आगे 7x बटन पर बटन क्लिक कर लेना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी है तो उस केस में आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस लिखेंगे, रिसेंट वाला सर्टिफिकेट मतलब लास्ट विद इन 1 ईयर आपने बनवा रखा है। तो अगर बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट है तो फिर आपको न्यू अप्लाई कर लेना है और यहाँ पे लिखना है नो आई हैव अप्लाइड फॉर अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो अगर यस करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपने कब अप्लाई किया था, है ना, और या फिर आपकी किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है,
अभी जस्ट आपने अप्लाई किया है, तो ऐसे केस में आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है जब आप अप्लाई करते हो किसी भी सर्टिफिकेट को, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा और डेट ऑफ अप्लाई डालना पड़ेगा। ये चीजें आपको डालनी पड़ेगी, कहाँ पे अप्लाई करना है, किया है आपने, वो भी लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको डिटेल्स इस बार देनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं। अगर यस कर दोगे तो फिर आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगे, सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट की डिटेल्स। अगर नो कर दोगे तो फिर आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिल फॉर्म फिल करना है। जैसे आपने यस किया तो अब आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है कि भाई अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर वगैरह, और आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो डिटेल्स जो है आपसे मांगी जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, अब देखो गाइस, नेक्स्ट पेज पे आपसे अपार आईडी मांगी जा रही है। अपार आईडी का मतलब जो आपकी एबीसी आईडी है। अगर नहीं बनाएंगे तो बना सकते हो, और अगर नहीं बनाना चाहते हो तो कोई घबराने डरने वाली बात नहीं है। आप सिंपली नो क्लिक करके भी आगे प्रोसीड कर लेंगे। इससे आपके फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो ये कंपलसरी नहीं है। आपको, आपके पास अगर है तो यस कर दो और नंबर अपना एबीसी आईडी दे दो, यानी अपार आईडी दे दो। अगर नहीं है तो नो करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इससे फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर अभी आप ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप पीजी अपियरिंग में हो, जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। किस मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एग्जाम सेंटर चूज करने का आपके ऑप्शन आ जाएंगे। 4 सिटीज का ऑप्शन आता है जनरली, लेकिन अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से हो, जैसे चंडीगढ़ हो गया या गोवा हो गया, इस तरह की कोई यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव हो गया, तो ऐसे में आपको 1 या 2 ऑप्शन ही शो करेगा, इससे ज्यादा ऑप्शन शो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो डरने घबराने की बात नहीं कि हमें तो 4 सेंटर शो नहीं कर रहा है, ये तो ऐसा डरने घबराने वाली बात नहीं है। जितने सेंटर शो कर रहा है आप उसको फिल कर दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा आपका। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिटेल्स मांगी जा रही है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और कितनी इनकम है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स देनी है आपको। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो डिटेल्स देनी है। कैप्चा कोड डाल करके सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आगे डिटेल्स पूछी जा रही है मास्टर डिग्री की, क्या आपने पास कर ली है। तो अगर आप यस कर दोगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, आपके कितने मार्क्स बने, वो सारी डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। कहाँ से आपने पास आउट किया है, वो यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ लिखोगे अपियरिंग में हो आप, कि मतलब अभी जस्ट आप अपियरिंग में हो, तो उस केस में फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस ईयर में आप पास आउट कर लेंगे ये डिग्री। तो डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं अपियरिंग सेट करूंगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कब तक आप पास आउट कर लोगे इसको, मतलब ईयर ऑफ पासिंग क्या रहने वाला है। जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, पीजी के फर्स्ट ईयर में हो, तो ऐसे में आप 2028 में पास आउट होंगे तो 2028 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पीजी के सेकंड ईयर में हो तो ऐसे में आप अभी 26 के एंड में ही पास आउट हो जाओगे या फिर 27 में पास आउट होगी, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस ईयर पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला ईयर जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से हो आप, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग डिटेल्स जो आपको भरनी पड़ेंगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो नीचे आपको अदर का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स भरने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके जुड़वा भाई हैं, तो अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो यस करेंगे, तो उसमें डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपका एडमिशन नंबर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। अगर नो करोगे तो कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। वैसे इस बात का कोई आपके फॉर्म पे असर नहीं पड़ेगा, तो आप यस या नो जो भी आपकी चॉइस है वो करके आप फिल करिए। इसके बाद स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप इसमें इसको खाली रहने दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्म पर। अगर आप पीजी डिग्री में कोई रिसर्च कर रखी है आपने तो यस करेंगे, तो आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। नो करोगे तो कोई डिटेल्स नहीं मांगे जाएंगे। अगर आपने एक्स सर्विसमैन, मतलब आपने कोई जॉब कर रखी है, गवर्नमेंट सर्विस कर रखी है, तो यस, उससे डिटेल्स मांगी जाएंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। कैप्चा कोड डालेंगे और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपकी जेआरएफ की एज लिमिट है, मतलब अगर आप मेल कैटेगरी से हो, 30 की एज लिमिट 30 है, 30 है उससे कम आपकी एज है, तो फिर आपको जेआरएफ का ऑप्शन यहाँ पे शो किया जाएगा। अगर आपकी एज 30 से ज्यादा हो चुकी है, या अगर आप 35 रिजर्व कैटेगरी 35 साल की हो, या फिर किसी भी विमेन कैटेगरी से हो, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे जेआरएफ शो किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वैसे मैं बताऊंगा कि तीनों को सिलेक्ट करना है। अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, 4 ईयर ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करोगे, तो उस केस में यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन नहीं आएगा, पीएचडी का आएगा और जेआरएफ का आएगा। बिकॉज ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते 4 साल ग्रेजुएशन वाले, केवल जेआरएफ मिल सकता है, फिर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे, सेव नेक्स्ट बटन में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, आपसे लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। तो ध्यान रखिए जो आपकी इमेज है वो क्लियर प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। जैसे इस वाली इमेज में आप देखेंगे कि आधा फेस तो सही आ रहा है, आधा फेस ऐसे विजिबल नहीं है, ऐसी फोटो आपको नहीं खींचनी है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर लाइटिंग हो पीछे,
बैकग्राउंड में, ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे इस वाली फोटो को आप देखेंगे कि हमने प्रॉपर तरीके से कैप्चर किया है, फेस अच्छे से विजिबल है। तो आपको फोटो जब क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से फोटो क्लिक हो। 7x बटन पे क्लिक करेंगे अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही नहीं है तो दोबारा से फोटो क्लिक करनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप फोटो को आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो अपनी फोटो अपलोड कर लेनी है, सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। साइज का ध्यान रखिए कि फोटो 10 से 200 केबी की हो और सिग्नेचर 10 से 50 केबी का हो, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इनको अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा और 7x बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब गाइस रिव्यू पेज आ चुका है, फाइनल पेज है ये। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेने की सब कुछ सही से आपने फिल किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे जहाँ पे आपको आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको बस फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट आपको यहाँ पे शो की जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है तो 1150 और ओबीसी एससी हो तो आप उस केस में 600 रुपए लगेंगे। तो उसी को आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको फी शो कर रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, पे एग्जामिनेशन फीस, और आगे प्रोसीड करना है। जैसे आगे जाएंगे मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, डजेंट मैटर आपका अकाउंट किस बैंक में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके मीडिएटर हैं जो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, पेमेंट हो जाएगी, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग आ रहा है, यूपीआई का आ रहा है। आपको यूपीआई सिलेक्ट करना है बिकॉज बहुत ईजी तरीका है यूपीआई पेमेंट करने का। जैसे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करेंगे, है ना, शो क्यूआर का ऑप्शन आएगा, उसको स्कैन करके आपको फी पेमेंट कर देनी है। जैसे करोगे फीस जमा हो चुकी है आपकी। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस था, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत स्पीड से समझाने की कोशिश करी है, तो वीडियो को लाइक करके और सबके साथ शेयर कर दीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा गाइस देखो हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। पेपर 1 है कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस है, प्लस इन सभी कोर्सेज के 2 मंथ के ड्यूरेशन में भी कॉम्बो कोर्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 2 मंथ के अंदर आपका, या उससे कम टाइम में ही, मतलब 40 दिन के अंदर ही आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, लैंग्वेज हिंदी मीडियम सब कुछ है, तो लैंग्वेज की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, कंप्लीट कंटेंट यहीं पर अवेलेबल है। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए अलग से ऐप है। सो गाइस थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एक्सपीरियंस। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।